नमस्कार दोस्तों। स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हर दिन की तरह रोज़ जो कक्षाएं आती हैं BSTC एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर, साथ ही PTET एंट्रेंस एग्ज़ाम के टॉप क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में छपने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का एनालिसिस के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। कंप्लीट क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन एनालिसिस के साथ समझाने वाला हूँ। मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, चैनल पर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए स्पेशल BSTC की कक्षाएं ही प्रोवाइड करवाई जा रही है इस चैनल पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें ताकि फ्यूचर का जो भी नोटिफिकेशन होगा आप लोगों तक प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की बिना कुछ समय गवाए। और आप लोग सवाल नंबर 1 स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सवाल आपको दिख रहा होगा कि राजस्थान का राजस्थान का राजस्थान का पूर्ण एकीकरण की स्थिति को पूरा हुआ। एकीकरण के बारे में पूछा गया है राजस्थान का। आपको पता है राजस्थान में आज़ादी से पहले 19 रियासतें, पूरा एनालिसिस, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, प्लस में एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। इस प्रकार से राजस्थान का विस्तार था। लेकिन अब फिर बाद में राजस्थान का एकीकरण हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से राजस्थान को एक करने की कोशिश की गई और एकीकरण भी सफलता मिली। कुछ राजाओं ने दिक्कत करी, लेकिन सबको समझा के एक कर दिया गया, क्योंकि उसमें एक शर्त रखी गई थी जिसकी आय 1 लाख से ज़्यादा जिसकी दैनिक मंथली आय है, उनको वो देश अपने अलग अलग रह सकते हैं। पहले देश के नाम से जाने जाते थे, जयपुर देश, जोधपुर देश, अलवर देश, ऐसे करके। तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एकीकरण का काम शुरू होता है साथियों, कब शुरू होता है तो मैं आपको बताऊं। एकीकरण का काम शुरू होता है 18 अप्रैल, 18 मार्च 18 मार्च को एकीकरण का काम शुरू होता है। और साथियों, ये 18 मार्च 1948 से चलता है, और ये चलता है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 तक एकीकरण का काम चलता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि एकीकरण के, राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा, तो आप लोगों को बताना है 8 वर्ष 7 माह, और 8 और 7 को जोड़ दो, कितने होते हैं 15, लेकिन अपने को यहाँ जोड़ के रखना है एक कम, 14 दिन। 8 7 14, ये ध्यान रखें, 8 7 14 दिन अपने एकीकरण में लगे। सवाल पूछा है राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ, तो मैं आपको बता दूं, आपको दिख रहा होगा इधर 1 नवंबर 1956 का। ऑप्शन में नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। राजस्थान के एकीकरण की अगर आप लोग कह दे तो थोड़ी और चर्चा कर लें कि राजस्थान का एकीकरण पहले पूरा होता है, शुरुआत होती है कब? 18 मार्च को। 18 मार्च 1948 पहला चरण है, पहला स्टेप है, जिसका नाम दिया गया मत्स्य संघ। क्या नाम दिया गया? मत्स्य संघ। दोस्तों, उसके बाद चर्चा करेंगे। दूसरा आया चरण 25 मार्च को, तारीख थी 1948, और नाम दिया गया पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान। तीसरा चरण आया 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को आया, जिसका नाम रखा गया, ये भी 1948 को था, नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। उसके बाद चरण आता है, नेक्स्ट चरण आपका आता है साथियों 18 25। 18 ये तो आए, 3 तो आ गए आपके 1948 के। उसके बाद 2 चरण आते हैं 1949 का, 30 मार्च और 15 मई। 30 मार्च और 15 मई। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को आप लोगों का अंतिम चरण आता है। नाम मैं बता दूं, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान। उसके अलावा बात करेंगे, फिर आया संयुक्त राजस्थान, फिर बृहद राजस्थान, फिर संयुक्त बृहद राजस्थान, फिर आपका आधुनिक राजस्थान। तो मुख्यमंत्री की ट्रिक आपको मैं बता दूं कि एक, अगर प्रधानमंत्री होते थे पहले, तो प्रधानमंत्री की ट्रिक कैसे याद करनी है आप लोगों को, भाई किस विभाग में कौन प्रधानमंत्री रहा। तो एक ट्रिक हमारे पास है SGMH। SGMH याद कर ले। एस से है शोभाराम कुमावत, जो पहले चरण के प्रधानमंत्री थे, शोभाराम कुमावत। जी से याद कर ले गोकुल लाल असावा, गोकुल भाई भट्ट नहीं कर ले, कोई ध्यान रखे, गोकुल लाल असावा। उसके अलावा एम से बात करेंगे माणिक्य लाल वर्मा, ये तीसरे चरण के प्रधानमंत्री थे। चौथे चरण में बन जाते हैं हीरालाल शास्त्री, और हीरालाल शास्त्री जब प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद ये प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर राजस्थान के प्रधानमंत्री का पद खत्म करके मुख्यमंत्री के पद का सर्जन किया जाता है, और पहले मुख्यमंत्री राजस्थान के हो जाते हैं हीरालाल शास्त्री। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में अच्छे से आया होगा। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। सोनारगढ़ या सोनगढ़, दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे सवाल में। देखो,
सोनारगढ़ या सोनगढ़ किला किस किले का नाम है? किले 4 दे रखे हैं, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, नाहरगढ़। समझाने की कोशिश करूंगा, 2 नाम इधर लिख रहा हूं। स्वर्णगढ़, एक और लिख रहा हूं, सोनारगढ़। स्वर्णगढ़, सोनारगढ़। थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्वर्णगढ़ जहां दिख जाएगा ना तो वो तो आपका है जालौर। ये सुवर्ण है, और ये सोनारगढ़ का दूसरा नाम एक और लिख देता हूं, स्वर्णगढ़। तो स्वर्णगढ़ और सुवर्णगढ़ आएगा तो जालौर है, स्वर्णगढ़ आएगा तो जैसलमेर। सोनारगढ़ का ही दूसरा नाम है स्वर्णगढ़। तो ये आप लोग याद रखें। इसका राइट आंसर आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसलमेर है। और देखो जैसलमेर का तो नाम क्या हो गया, स्वर्णगढ़। इसका न जालौर की बात करूंगा तो सुवर्णगढ़। थोड़ा ही अंतर है लेकिन सस्पेंस पैदा कर देता है दोस्तों, आप लोगों के बीच सस्पेंस पैदा कर देगा। जैसलमेर का स्वर्ण और जालौर का सुवर्ण। तो देख सकते हो आप लोग, तो राइट आंसर जैसलमेर है। अब जैसलमेर किले का थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसलमेर किले का निर्माण होता है 1155 में। कौन कराता है? भाटी वंश के शासक, जिनका नाम होता है राव जैसल भाटी। राव जैसल भाटी इस किले का निर्माण करवाते हैं। तो ध्यान रखें, जैसलमेर का 1155 में जैसलमेर किला रेगिस्तान का सबसे बड़ा किला है, ध्यान रखें। दूसरी बात करूंगा कि ये किला क्या नाम है, दूर से देखने पर अंगड़ाई लेता हुआ नजर आता है। ये त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, एक और याद कर ले, त्रिकुट पहाड़ी पर ये स्थित है। ये किला आपका हो गया कौन सा, जैसल सिंह भाटी का जैसलमेर किला। बाकी अन्य किलों की चर्चा अपन कर भी चुके हैं और फिर करेंगे किसी और क्लास में। नेक्स्ट देखें दोस्तों, ये तो सीधा सा आपको याद करने का है कि जल झूलनी 11 जिस दिन देखो मीठा पानी पिलाया जाता है, लोगों के द्वारा धर्म कमाया जाता है, किस तिथि को जल झूलनी 11 का मेला या जल झूलनी 11 आती है? तो आपको बता दूं, भाद्रपद जो महीना है उसका शुक्ला एकादशी, भाद्रपद महीने का दूसरा पक्ष। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। सीधे सीधे सवाल है, बिना कुछ टाइम गवाए क्लियर करते हैं सारी चीजें। सवाल है, पर्यटक स्थल जहां पर जल महल पार्क स्थित है। पर्यटक स्थल जहां पर जल महल स्थित है, तो दोस्तों चर्चा करेंगे। जल महल पार्क आपसे कहीं भी पूछ ले, आप लगा देना है जयपुर। जल महल पूछ ले या जल महल पार्क पूछ ले, राइट आंसर जयपुर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की चर्चा करेंगे। आपको चर्चा करने वाले हैं कि प्रख्यात चीनी इतिहासकार प्रख्यात चीनी इतिहासकार हेनसांग राजस्थान किस शहर में रुका था? तो आपको बता दूं भीनमाल। भीनमाल में आपको एक चीज और बता दूं भीनमाल से रिलेटेड, कि आपने भीनमाल का प्राचीन नाम बता दूं श्रीमाल। और आपने कवि माग का नाम जरूर सुना होगा। कवि माग का नाम सुना है? तो कवि माग का जो नाम सुना है, उनका जन्मभूमि भी कौन सा गांव रहा है? ये इतिहासकार जो आए थे भीनमाल, यही उनका गांव रहा था, कवि माग का जन्मस्थली। उसके बाद सवाल नंबर नेक्स्ट पर अपन चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्वान, प्यारे साथियों, लगातार बने रहो आप लोग। राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है? तो राजस्थान में पहली अगर कपड़े की कहीं मील लगी थी दोस्तों, पहली कपड़े की मील कहीं लगी थी तो वो लगी थी भीलवाड़ा के अंदर। तो वस्त्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा जिला? राजस्थान का भीलवाड़ा जिला। राजस्थान का मैनचेस्टर, अभ्रक मंडी आपसे पूछे तो भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे भीलवाड़ा, वस्त्र नगरी आपसे पूछे तो भीलवाड़ा दोस्तों। जोधपुर की बात करें तो सन सिटी आपकी, ब्लू सिटी सन सिटी जोधपुर है। पाली राजस्थान का जो पूर्व नवनिर्मित जिलों से पहले राजस्थान पाली वह जिला था जिसके अंदर सबसे ज्यादा जिले सीमा बनाते थे, 8 जिले। अभी वर्तमान में ये बदल चुका है। कोटा पहला हैंगिंग ब्रिज, ध्यान रखें कोटा में है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा। इस पे थोड़ी चर्चा कर ले, आपकी परमिशन मिले तो कर लेते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? पहली बात तो ये पूछिए। अब 2.5 दिन का झोपड़ा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा गया वो मैं बताऊंगा। अजमेर की हम बात करेंगे, अजमेर में एक पाठशाला होती थी जिसका नाम था संस्कृत पाठशाला। क्या नाम था? संस्कृत पाठशाला। निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने निर्माण करवाया था। इनको बीसल देव का भी नाम से इनको जाना जाता है। अगर बात करेंगे तो ये अच्छे एक पराक्रमी शासक थे विग्रहराज चतुर्थ। इन्होंने क्या किया, एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण अजमेर में करवाया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का कब्जा हो जाता है अजमेर के ऊपर, और कुतुबुद्दीन ऐबक को संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर वह 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा देता है। तो ये नहीं बना हुआ पहले था, 2.5 दिन में उसका परिवर्तन किया जाता है, एक मस्जिद वगैरह का निर्माण करवा दिया जाता है जिसका काम 2.5 दिन का था। इस वजह से इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया दोस्तों। तो दोस्तों ये था सवाल एक आप लोगों के लिए। तो ये आपका राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है अजमेर। कौन सा? अजमेर। उसके बाद चलो नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आ गए हैं विशेष चर्चा करने के लिए
कि राजस्थान में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है। धनिया पूछा गया है तो धनिया मैं बता दूं राजस्थान में संतरा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, झालावाड़ में। राजस्थान का नागपुर पूछ ले, राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर पूछ ले तो झालावाड़, और आपको धनिया मंडी पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक धनिया, तो भी क्या लगाओगे, झालावाड़। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जीरा कहाँ मिलता है तो आप बताओगे जीरा मिलता है जालौर में। सीकर पूछ ले आपसे तो सबसे ज़्यादा प्याज कहाँ होती है, सीकर में होती है। और बारा भी मसालों के लिए प्रसिद्ध है, बारा भी ध्यान रखें मसालों के लिए प्रसिद्ध ये एक जिला है। नेक्स्ट, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों, चांद बावड़ी के बारे में पूछा गया है। चांद बावड़ी वैसे तो मैं आपको बता दूं कि दौसा जिला का हृदय कहे जाने वाले सिकंदरा तहसील से उत्तर में 30 किलोमीटर दूर की बात करेंगे, 30 किलोमीटर दूर की जो बात करेंगे उत्तर में, तो मैं आपको बताऊं कि 30 किलोमीटर दूर एक गांव बसा है जिसका नाम है आभानेरी, और आभानेरी गांव के अंदर ये चांद बावड़ी स्थित है जो कि पड़ता है दौसा में। एक बात तो आपको ये समझ में आ गई, इसका नाम चांद बावड़ी क्यों पड़ा, तो मैं बता दूं कि निकुंभ के शासक थे चंदा के नाम पर उन्होंने निर्माण करवाया बावड़ी का, और चंद बावड़ी इसका नाम रख दिया। एक और बता दूं, एक चांद बावड़ी जोधपुर के अंदर भी स्थित है, एक चांद बावड़ी है जोधपुर के अंदर भी स्थित। इसका निर्माण कौन करवाते हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो मैं नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें बताने वाला हूं। जोधपुर के अंदर चांद बावड़ी स्थित है, चांद बावड़ी का निर्माण कौन करवाता है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद बात करेंगे मंडावा क्यों प्रसिद्ध है। मंडावा मैं बता दूं आपको पुराना ठिकाना रहा है मंडावा झुंझुनू जिले का एक हिस्सा था, झुंझुनू जिले की एक तहसील है मंडावा किस लिए प्रसिद्ध है कि वहाँ पर भित्ति चित्रण जो है वहाँ बहुत ज़्यादा है, दीवारों के ऊपर अच्छे अच्छे चित्र जो उस पर बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, इसलिए भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है आपका मंडावा। उसके बाद चर्चा कर लेते हैं राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है। तो राजस्थान में वैसे सर्वाधिक नमक की बात करूँ किस झील से प्राप्त होता है, तो उत्तर बिना सोचे समझे लगा देंगे आप, सांबर। वैसे आपको दिख रही है 3 झीलों के नाम, ये सभी खारे पानी की झील है, सबसे नमक उत्पादन होता है। सांबर झील में सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है, लेकिन इसमें पंचपदरा नहीं लिखा हुआ है, उसकी एक विशेष चर्चा मैं आपको बता दूं कि पंचपदरा झील के अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, 98%। कितना, 98% नमक वहाँ से भी उत्पादन होता है। खारे पानी की झीलें हैं, मैं आपको बता दूं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कि कौन कौन सी झीलें खारे पानी की है। एक शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ आपको, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे तो सब बाद में जोड़ा गया है। सा से सांबर जयपुर, डी से डीडवाना जो वर्तमान में कुचामन जिले में है डीडवाना, का से कोछोर, उसके बाद बात करेंगे पै से पंचपदरा, उसके अलावा बात करेंगे लूणकरणसर बीकानेर, लूणकरणसर। उसके अलावा बात करेंगे कुत्ता ता से ताल छापर चूरू के अंदर, और फै से फलोदी, रे से रेवासा, और एक और बस्ती है जो आपकी ट्रिक में नहीं आती, कोछोर झील। तो ये आपकी खारे पानी की झीलें हैं, याद कर सकते हैं आप लोग आसानी से। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहली बार मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कब अधिकार किया। शाहबाज खान ने अधिकार कर लिया था कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर, लेकिन ये बात आप मान लीजिए कि अधिकार तो किया लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया महाराणा प्रताप को भी। तो ये राइट आंसर आपका है 1578 में। दोस्तों ध्यान रखें, महाराणा प्रताप के समय की बात है। 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय की चर्चा करेंगे, और आप चर्चा करेंगे क्रांति के समय राज्य में ब्रिटिश कालीन सैनिक छावनियाँ, कितनी सैनिक छावनियाँ थी। तो मैं आपको बता दूं राइट आंसर तो 6 है, आपने खूब पढ़ा होगा। कौन कौन सी है गुरुजी, तो सबसे पहले नसीराबाद में भी क्रांति सबसे पहले शुरू होती है। दूसरा है नीमच, फिर आपको मैं बता दूं तीसरी है देवली, चौथी है ब्यावर, पांचवी है एरिनपुरा, और छठी आपकी कौन सी है, छठी आपकी बच जाती है खैरवाड़ा। ओके, तो ये ब्यावर और खैरवाड़ा ऐसी 2 छावनी है जिन्होंने क्रांति में कोई हिस्सा नहीं लिया। सवाल नंबर 13 हो गया। सवाल नंबर नेक्स्ट, हीरालाल शास्त्री के बारे में पूछा गया, जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में पूछा गया, थोड़ी सी विशेष चर्चा। जेंटलमैन एग्रीमेंट की बात करें तो साथियों ये जो बात है ये 1942 की है, 1942 की एग्रीमेंट हुआ था। हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के प्रधानमंत्री थे, हीरालाल शास्त्री, और उसके अलावा चर्चा करेंगे मिर्जा
इस्माइल, इन दोनों के बीच समझौता हुआ था। इसमें क्या था कि गांधी जी उस टाइम एक आंदोलन चला रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था गांधी जी के समय, और भारत छोड़ो आंदोलन में चर्चा करें, भारत छोड़ो आंदोलन की अपन चर्चा करेंगे तो किसके साथ तो आंदोलन में क्या हो रहा था कि अंग्रेजों को भगाने का काम चल रहा था। उसमें टाइम हुआ क्या कि एक समझौता हुआ मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट की। उसमें ये तय हुआ कि अंग्रेजों के जो ये भारत छोड़ो आंदोलन में ये जो सरकार है, राज्य सरकार है, ये मदद नहीं करेगी अंग्रेजों को भगाने में, या भारत छोड़ो आंदोलन का सहयोग नहीं करेगी। तो ये समझौता हुआ था मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच 1942 में। तो इसको बोलते हैं जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था 1942 में। आज का नेक्स्ट सवाल, जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की? हमसे से पूछा गया है कि जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ करी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको सीधा बता देता हूँ। राइट आंसर क्या है कि जमनालाल बजाज ने, ये तो ध्यान पता होगा आपको, चरखा संघ की स्थापना करी, लेकिन कहाँ करी तो वो आपकी जयपुर में करी। तो दोस्तों इसी प्रकार के अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप लोग चैनल के साथ जुड़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं। तो दोस्तों अगर क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों अगली कक्षा में। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।